हम शाफ्ट की डिज़ाइन के आगे की तरफ बढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में जो आपने पढ़ा था उस चीज़ का अब हम उपयोग करेंगे शाफ्ट की डिज़ाइन करने के लिए। हमने ये टॉर्शन इक्वेशन पढ़ा था, T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। इस अवस्था में हम ये मान लें हमें एक मोटर के द्वारा इस मशीन को शाफ्ट के माध्यम से टॉर्क ट्रांसमिट करना है या पावर ट्रांसमिशन करना है। अब मोटर का स्थान अपना निश्चित है, मशीन का स्थान अपना निश्चित है, इन दोनों के बीच में एल लंबाई की शाफ्ट लगाई गई है। अब इस शाफ्ट का सेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो ये खोखली शाफ्ट हो सकती है या तो एक सॉलिड शाफ्ट हो सकती है। तो अब हमें अगर किलोवाट और आरपीएम इसका पता है तो हम कह सकते हैं चाहे इस सेक्शन का चाहे इस सेक्शन का शाफ्ट का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन टी का मान समान रहेगा, क्योंकि टी निर्भर करता है किलोवाट और आरपीएम पर। जब मोटर वही है तो टॉर्क का मान चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें तो ये समान ही रहेगा। लंबाई दोनों के केस में ये समान ही है, यानी दोनों कपलिंग के बीच में लंबाई भी समान है। और मान लें, हम ये भी मान लें कि जिस धातु का ये बना है उसी धातु का ये भी बना है, तो इन दोनों की सहनीय प्रतिबल क्षमता यानी स्ट्रेस का मान भी समान है। ये हमें पता है कि ये मान और ये मान समान है। तो अब हमें शक्ति पारेषण करने के लिए इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो पहली डिजाइनिंग का आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी और दूसरी बेसिस होती है ऑन द बेसिस ऑफ लैटरल रिजिडिटी। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉर्शनल रिजिडिटी है क्या चीज, जिसके आधार पर शाफ्ट की हम डिजाइनिंग करते हैं। तो इस फॉर्मूले में से अगर हम पहला और तीसरा वाला पार्ट हम उठा लें और दोनों को इक्वेट कर दें, हमें मान मिलेगा T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। अब थीटा का मान केवल यहां रखें, ये मरोड़ कोण है, उत्पन्न मरोड़ कोण का मान, ये मान हो गया T इंटू एल डिवाइडेड बाई आई पी इंटू जी। अब किसी किसी शाफ्ट में ये बाध्यता रहती है कि पावर ट्रांसमिशन होने के पश्चात इसमें शाफ्ट में उत्पन्न मरोड़ कोण का मान, चाहे इकाई लंबाई दिया रहे या पूरे शाफ्ट की लंबाई का मान दिया रहे कि इकाई लंबाई में ये कोण का मान लें लिखा है 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि हमने पावर ट्रांसमिशन के वक्त इसके अंदर 2 डिग्री से अधिक का मरोड़ उत्पन्न कर दिया तो ये शाफ्ट बेकार हो जाएगी, और अगर ये मान 2 डिग्री से कम का रहा तो शाफ्ट भरपूर पावर को ट्रांसमिशन करेगी और किसी तरीके का इसमें फेल्योर नहीं होगा। तो थीटा का मान यही दर्शाता है कि उत्पन्न मरोड़ कोण का मान निर्भर करता है T इंटू एल डिवाइडेड बाई जी इंटू आई पी। अब इस थीटा के मान को अगर हम यहां लिखें, थीटा इज इक्वल टू T इंटू एल, और दोनों मान जब किलोवाट आरपीएम फिक्स, लंबाई फिक्स, तो ये दोनों मान तो हो गए कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई आईपी इंटू जी, और आईपी का मान हम ऐसे लिख दें पाई बाई 32 डी रेस टू पावर 4 इंटू जी। अब दोनों मटेरियल भी कांस्टेंट है, ये तो हम कह सकते हैं दोनों मटेरियल एक ही है, तो जी का मान भी एक हो गया, ये मान समान है, ये मान समान है, यानी थीटा का मान
निर्भर करता है केवल इस सेक्शन के इस पार्ट के ऊपर, π/32 d⁻⁴ के ऊपर। इस मान को, ये जो हमने मान नीचे लिखा हुआ है, इस मान को हम कहते हैं IP/G। इसको कहते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। टॉर्शनल रिजिडिटी, मरोड़ दृढ़ता कहा जाता है। अब थीटा इज इक्वल टू, इस मान को हम लिख दें, ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये है टॉर्शनल रिजिडिटी को लिख दें TR। अब TR का मान जितना ही अधिक होगा उतना ही कम मरोड़ कोण पैदा होगा, और TR का मान जितना कम होगा उतना ही थीटा का मान अधिक उत्पन्न हो जाएगा। तो जब ये मान अधिक हो जाएगा इसका मतलब हम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ये मान कम उत्पन्न होगा इसका मान हम सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सेफ हैं। परिचालन के वक्त या पावर ट्रांसमिशन के वक्त इसके टूटने की संभावना कम रहेगी। अब अगर इस अवस्था में हम इन दोनों के मान को निकालना चाहते हैं, हम ये कह दें कि ये जो शाफ्ट है इसमें ये समान भार का शाफ्ट हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि इसकी लागत हमें समान आए। मान लें हम कहें कि यहां से यहां तक 20 किलो की शाफ्ट यूज की गई है, तो लंबाई समान है, डेंसिटी समान है, तो हम कहेंगे कि ये भार तभी समान होगा जबकि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो। तो अगर हम ऐसे कह दें कि ये 100 mm की शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट का डाया पता किए करें, तो ये मान ऐसे हम निकाल सकते हैं कि अगर इसका डाया हम कह दें कि ये कैपिटल D है और इसका स्मॉल d है, तो इस शाफ्ट का एरिया इस शाफ्ट के एरिया के बराबर होना चाहिए। और ऐसे भी कह दें कि यदि ये शाफ्ट का आंतरिक व्यास y का आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं d/2। केवल कंडीशंस ले रहे हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से ये शाफ्ट हमारे लिए उपयुक्त है, कि ये शाफ्ट हमारे लिए उपयुक्त है, ये जानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी। तो इसका एरिया हो जाएगा π/4 d² माइनस d² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू π/4 इंटू 100 का स्क्वायर। अब π/4 को काट दें, इसको हम ऐसे लिख दें 3/4 d² इज इक्वल टू 100²। तो d² इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। तो d इज इक्वल टू, ये मान हमें मिल जाएगा 100² इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ना का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये मान हो गया 15.5। तो स्मॉल d इज इक्वल टू, ये मान हो जाएगा 115.5 का आधा 57.75 mm। अब दोनों मान हमें मिल गए, इसका मान 100 है, इसका मान 115.5, इसका मान 57.75 mm। अब दोनों का भार बराबर है। अब हम इस आधार पर
ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी के आधार पर हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, देखेंगे कौन सा हमारे लिए उपयुक्त है। तो उत्पन्न थीटा का मान, थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी t इंटू एल, ये दोनों मान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई g इंटू आई पी, जिसको हम टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं। तो पहले के लिए g इंटू आई पी, जी इंटू आई पी 1, हम इसको कहते हैं सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन नंबर 2 है। तो g इंटू आई पी का मान g मल्टीप्लाइड बाई आई पी 1 का मान पाई बाई 32 115.5 रेस्ट पावर 4 माइनस 57.75 रेस्ट पावर 4। और दूसरा मान अगर इसके लिए लिखें तो g इंटू आई पी 2 इज इक्वल टू g इंटू पाई बाई 32 इंटू 100 रेस्ट पावर 4। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान सॉलिड के लिए ये मान और खोखले के लिए ये मान। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जी तो दोनों में बराबर ही है, ये दोनों भी बराबर है, तो हम ये हटा दें। एक रेशियो अगर निकालें कि जी आई पी 1 डिवाइडेड बाई जी आई पी 2 इज इक्वल टू, इस मान को सॉल्व करें तो ये मान हो जाएगा 115.5 रेज टू पावर 4 माइनस 57.5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 167030981। 100 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, ये मान हो जाएगा अब डिवाइड कर दें तो ये मान 1.67 आएगा। इसका मतलब टॉर्शनल रिजिडिटी इसके मान से 1.67 गुना ज्यादा है, जबकि धातु वही है, लंबाई वही है, भार वही है, वही टॉर्क ट्रांसमिट करना है। तो टॉर्शनल रिजिडिटी खोखली शाफ्ट का इस शाफ्ट के ठोस शाफ्ट के कंपैरिजन में 1.67 गुना अधिक है। इसका मतलब है यदि थीटा का मान हम निकालेंगे तो थीटा का मान इस वाले से कम आएगा और इस वाले से जिसने मान ये निकला है इसके मान से 1.67 गुना अधिक आएगा। तो साफ है कि अब ये शाफ्ट हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न मरोड़ कोण का मान कम आएगा, इसके द्वारा उत्पन्न मरोड़ कोण का मान अधिक आएगा। इसका मतलब इस शाफ्ट के द्वारा हम चाहें तो अधिक शक्ति पारित कर सकते हैं, क्योंकि मरोड़ कोण इससे कम उत्पन्न हो रहा है, तो और मरोड़ कोण का मान बढ़ाने के लिए और ज्यादा शक्ति का पारेषण हम कर सकते हैं। तो टॉर्शनल रिजिडिटी ये डिसाइड कर देती है कि शाफ्ट के द्वारा पारिषित जो टॉर्क है या उसको अगर हम कांस्टेंट रखें तो टॉर्शनल रिजिडिटी जिसकी अधिक होगी उसके द्वारा अधिक शक्ति का पारेषण किया जा सकता है, और जिसकी कम होगी उसके द्वारा कम शक्ति का पारेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लैटरल रिजिडिटी। Second, on the basis of lateral rigidity.
अब लैटरल रिजिडिटी जनरली इसके स्ट्रेंथ से होता है, स्ट्रेंथ के आधार पर। तो हम इसमें इन दो फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, पहले और दूसरे को, वैसे लिखेंगे T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई आर, या एफ एस को इधर ही रखें, तो एफ एस इज इक्वल टू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आई पी डिवाइडेड बाई आर। तो उत्पन्न कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। तो हम ऐसे हम कह दें कि इन दोनों का मटेरियल सेम है, तो सहनीय कर्तन प्रतिबल का मान तो दोनों में समान ही होगा। लेकिन अगर एक खोखला है और एक सॉलिड है, तो उत्पन्न कर्तन प्रतिबल का मान अलग अलग होगा, क्योंकि ये निर्भर करता है, एफएस का मान निर्भर करता है इस मान के ऊपर, जिसको कहते हैं टी डिवाइडेड बाई आई पी डिवाइडेड बाई आर। अब पहली कंडीशन अगर देखें, वही पावर ट्रांसमिट करनी है, लंबाई वही है, दोनों का भार समान है, दोनों मटेरियल समान है, तो इस मान को हम कह सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट पावर हमें ट्रांसमिट करना, सी डिवाइडेड बाई आई पी डिवाइडेड बाई आर को हम बोलते हैं जेड पी। पोलर सेक्शन मॉडुलस। अब जिस काट का पोलर सेक्शन मॉडुलस जितना ही अधिक होगा, उसके द्वारा कर्तन प्रतिबल का उत्पन्न मान उतना ही कम हो जाएगा। आज जिसके द्वारा पोलर सेक्शन मॉडुलस का मान अधिक हो गया, उसके द्वारा उत्पन्न कर्तन प्रतिबल का मान या कम हो गया, ये मान पोलर सेक्शन मॉडुलस का, तो ये मान अधिक हो जाएगा। तो दोनों का मान हम ZP1 निकालें, ZP1, इधर हम ZP2 निकालें, तो ZP1 इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू 115.5 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 57.75 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई आर का मान 57.75, ये ZP1 का मान आ गया। और ZP2 इज इक्वल टू पाई बाई 32 100 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 50। अब ZP1 डिवाइडेड बाई ZP2 इज इक्वल टू, इसको इससे हम डिवाइड करें तो ये मान पाई बाई 32 पाई बाई 30 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान मिलेगा 115.5 रेस्ट पावर 4 माइनस 57.75 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 57.75। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मान वही है जो पिछले उसमें आया था, तो 1.67 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 57.75 इज इक्वल टू, ये मान हो जाएगा 1.448। यानी पोलर सेक्शन मॉडुलस खोखली शाफ्ट का सॉलिड शाफ्ट से 1.44 गुना अधिक है। तो पावर ट्रांसमिशन भी हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा पावर ट्रांसमिशन इस वाले के कंपैरिजन में 1.44 गुना अधिक हम कर सकते हैं। तो ये शाफ्ट अधिक मजबूत होगी और ये शाफ्ट कम मजबूत होगी।
ये है ऑन द बेसिस ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो रिजिडिटी का जो क्राइटेरिया है ये पोलर सेक्शन मॉडुलस के आधार पर, और दूसरा हम इसको कहते हैं नमन के आधार पर भी, कि ये डिसाइड करना कि शाफ्ट, पहला वाला जो क्राइटेरिया था मरोड़ कोण के आधार पर, और दूसरा है इसके बहकाव के मान के आधार पर। यानी बहकाव मतलब यदि ये शाफ्ट दो बियरिंग के बीच में है तो पावर ट्रांसमिशन करते समय इसमें नमन की प्रक्रिया होगी, और नमन की प्रक्रिया के पश्चात ये हो सकता है ये डिफ्लेक्ट हो। अगर ये डिफ्लेक्शन वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी और ये शाफ्ट के ऊपर इस गियर से दूसरे गियर को हम ट्रांसमिशन यदि कर रहे होंगे, तो जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये गियर इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड लगाएगा कि ये टूट सकता है, इसके दांतें टूट जाएंगी। या डिफ्लेक्शन यदि ऊपर की तरफ हो गया तो ये गैप इतना हो जाएगा कि पावर ट्रांसमिशन रुक भी सकता है। तो बहकाव का आधार ये ऑन द बेसिस ऑफ लैटरल रिजिडिटी में बहकाव भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि इसके ध्रुवी पोलर सेक्शन मॉडल, ध्रुवीय आकृति मापांक का आधार भी हो सकता है, जिसके कारण स्ट्रेंथ के आधार पर हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। यानी कर्तन प्रतिबल सहन करने की क्षमता जिसकी अधिक हो जाएगी वो ज़्यादा मजबूत, जिसमें बहकाव कम से कम होगा वो अधिक मजबूत, और जिसमें बहकाव अधिक से अधिक हो जाएगा वो कम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये बहकाव अधिक मतलब फेलियर की तरफ बढ़ना। अब नमन का मान यदि निकालना है, नमन में हमने ये पढ़ा था कि जब भी बेंडिंग होता है तो बेंडिंग में मटेरियल के ऊपर अगर हम ये शाफ्ट ही कह दें, इस शाफ्ट में ऐसे अगर नमन की प्रक्रिया हो रही है तो इधर की तरफ फैलाव और इधर की तरफ सिकुड़ने की प्रक्रिया होगी। लगने वाला बल है इसके ऊपर शियर फोर्स, उत्पन्न होने वाले जो बल है बेंडिंग के कारण इसमें कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाते हैं। इसमें उत्पन्न प्रतिबल का मान हम इस आधार पर निकालते हैं कि एफ बेंडिंग इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। तो इज इक्वल टू एम बाई आई डिवाइडेड बाई वाई। अब एम बेंडिंग मोमेंट का मान, अगर सारी चीजें वही है, लंबाई आदि वही है, तो हम कह सकते हैं नमन घूर्ण जो पार्षित होगा, चाहे शाफ्ट इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से, ये मान तो कांस्टेंट होगा। अब एफ बी का मान निर्भर करता है उत्पन्न नमन प्रतिबल का मान निर्भर करता है आई बाई वाई पर। आई बाई वाई को हम बोलते हैं जेड। शाफ्ट के केस में हमने ध्रुवीय आकृति मापांक निकाला था, उसको बोला था जेड पी, पोलर मोमेंट, पोलर सेक्शन मॉडुलस। अब ये है सेक्शन मॉडुलस, केवल इसको कहते हैं जब यही बेंडिंग स्ट्रेसेस हो जाते हैं, ये टेंसाइल या कंप्रेस हो जाते हैं, तो ये मान हो जाता है जेड। जेड का मान जितना अधिक उतना ही कम नमन प्रतिबल उत्पन्न होना, जेड का मान जितना कम उतना ही ज्यादा ये उत्पन्न होना। ज्यादा का मतलब हम फेल्योर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिजाइन की प्रक्रिया तो यही होती है कि दिए गए मान से इसको उत्पन्न वाले मान को कंपेयर करना रहता है। उत्पन्न मान जितना ही छोटा रहे उतना ही हमारी सेफ्टी अधिक रहेगी, और उत्पन्न मान जितना बड़ा रहेगा उतना ही फेलियर की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी हम Z या ZP का मान निकाल कर करके ये जान सकते हैं, किस आधार पर डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेटरल रिजिडिटी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शाफ्ट की डिजाइनिंग करते समय इसको खोखला रखा जाए या सॉलिड रखा जाए, या
दोनों ही एक ही तरह के सेक्शन के हों, दोनों दो खोखले सेक्शन हो, उसमें कंपेयर करना रहे, हमें कौन सा सेक्शन रखना चाहिए, तो हम ZP के मान Z के मान से हम ये पता कर सकते हैं, या थीटा के आधार पर अगर डिजाइन करें तो हम टॉर्सनल रिजिडिटी के मान से पता कर सकते हैं कि कौन सी शाफ्ट हमारे लिए उपयोगी होगी। सभी केसेस में जब आप देखेंगे तो आएगा कि हॉलो शाफ्ट इज बेटर देन, फार बेटर देन सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट से बहुत अधिक मजबूत होती है, और ये मजबूती जैसे हमने इस केस में निकाला था, पहले वाले केस में आया था 1.67 गुना अधिक मजबूत होगी ये शाफ्ट पहले वाले का टॉर्सनल रिजिडिटी के आधार पर, और इस आधार पर अगर निकाले, अभी पहला मान निकाला था, तो 1.44 गुना अधिक मजबूत होनी। यानी खोखली शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट जो है ठोस शाफ्ट से अधिक मजबूत होती है, यदि कंडीशन रहे, यदि पार्श्विक शक्ति समान हो, उसकी लंबाई जो समान हो, एक ही मटेरियल के बने हो, शाफ्ट का भार समान हो, तो ये वाली भार अधिक मजबूत होगी और ये वाली भार कम मजबूत, ये वाली शाफ्ट कम मजबूत होगी। और भी इसके एडवांटेज हैं कि हम ऐसे उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि समान शक्ति पार्षण करना हो तो हम ये वाली शाफ्ट चूंकि अधिक मजबूत होती है, इससे कम भार के द्वारा ही हम उस शक्ति को पार्षित कर सकते हैं, जबकि इस शाफ्ट का भार अधिक रहेगा, तब इस शक्ति को हम पार्षित कर सकते हैं। तीसरा हम ऐसे कह सकते हैं, इस शाफ्ट का भार इस शाफ्ट के भार से समान शक्ति पार्षण के लिए कम होता है, तो इसमें लगने वाला खर्चा भी कम होगा और इसमें लगने वाला खर्चा भी अधिक होगा। चौथा हम कह सकते हैं कि इस शाफ्ट के अंदर से चूंकि ये खोखला रहता है, तो अंदर से न्यूमेटिक पाइपलाइन यानी एयर फ्लो के लिए, हाइड्रोलिक पाइपलाइन या पावर सप्लाई के लिए इसके अंदर से बिजली के तार या लुब्रिकेशन पाइपलाइन जो चाहे इसके अंदर से हम पास कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर से ये सब करने की सुविधा नहीं होती है। अब तो ये शाफ्ट सर्वथा उपयुक्त होती है, और इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो लाइन शाफ्ट के ट्रांसमिशन में हम अधिकतर इस तरीके खोखली शाफ्ट का ही प्रयोग आप देखेंगे, यही शाफ्ट प्रयोग में की जाती है। कहीं भी अगर आप देखें मोटर के द्वारा यदि हम पट्टे के माध्यम से ट्रांसमिशन कर रहे हैं लाइन शाफ्ट का प्रयोग करते हुए, तो वो शाफ्ट खोखली आपको मिलेगी, क्योंकि इस खोखली शाफ्ट का टॉर्सनल रिजिडिटी ये मान इस वाले शाफ्ट से कहीं अधिक होता है, और इसी शाफ्ट का लैटरल रिजिडिटी का मान यानी Z का मान या ZP का मान, इसका मान इससे कहीं अधिक होता है, तो इस शाफ्ट को हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। अब जब भी हम एक शाफ्ट का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग आधार पर तो हम इसकी डिजाइनिंग की प्रक्रिया ऐसे कर सकते हैं, लेकिन शाफ्ट से जब हम शक्ति पार्षण करते हैं तो इसी शाफ्ट में मरोड़ कोण भी उत्पन्न होगा, इसी शाफ्ट में नमन की प्रक्रिया भी होगी, इसी शाफ्ट में कर्तन प्रतिबल भी पैदा होगा। तो हमने सेकेंड ईयर में यह भी पढ़ा था कि यदि किसी पिंड के ऊपर केवल एक तरीके का स्ट्रेस पैदा हो, बल ऐसे लगाए कि टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो, तो इस मटेरियल के कई काट अगर हम बना सकते हैं, सेक्शन ऐसे काट सकते हैं, इस सेक्शन के ऊपर इस बल लगने वाले बल के कारण दो तरह के प्रतिबल पैदा होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। यानी एक केवल बल हम लगाएंगे तो कई कांटों के ऊपर अलग अलग तरीके के लंबवत प्रतिबल और समानांतर प्रतिबल पैदा होते हैं, जिसको FN और FS बोलते हैं। तो अब यदि FN उत्पन्न होगा तो इसके अंदर नमन की प्रक्रिया होगी, यदि
कर्तन प्रतिबल पैदा होगा तो इसके अंदर इसको तोड़ने की प्रक्रिया होगी। तो हम जब भी पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो इस पावर ट्रांसमिशन में जब बल लग रहा है, इसको रोटेशन दिया जा रहा है, तो वास्तव में इसके ऊपर सारी चीजें लगती हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि सामान्यतः ये मानते हैं कि मान लीजिए हम कह दें 5 किलोवाट की शक्ति 1500 आरपीएम पर एक शाफ्ट के द्वारा पारित की जानी है। अगर इस शाफ्ट का उपयुक्त डायमीटर हम निकालें तो उपयुक्त डायमीटर निकालने का आधार या तो एफएस होगा उत्पन्न कर्तन प्रतिबल के आधार पर, या थीटा होगा मरोड़ कोण के आधार पर। यही तो आपने पढ़ा है दोनों चीज, कर्तन प्रतिबल का आधार और थीटा का आधार। लेकिन इस शाफ्ट में कर्तन प्रतिबल भी पैदा होगा, नमन प्रतिबल भी पैदा होगा। ये सारी चीजें संयुक्त रूप से ये मिल करके ये कहीं अधिक प्रतिबल पैदा करते हैं जिसका मान हमें पता नहीं होता है। तो सामान्यतः हम जब इस मान पर हम टी का मान निकालते हैं तो टी के इस मान को हम कहते हैं माध्य मरोड़ घूर्ण, मीन टॉर्शनल रिजिड, मीन टॉर्क। मीन टॉर्क यदि इसी टॉर्क पर हम इसकी डिजाइनिंग कर दें तो ये डिजाइनिंग सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में उत्पन्न जो वैल्यूज हैं इसके अंदर और अधिक होती हैं। तो हम दूसरा मान एज्यूम करते हैं और उसको कहते हैं टी मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क, और ये मान 1.25 से 1.3 टाइम्स टी मीन का रखा जाता है। इसमें इसीलिए कि हम दोनों के मान को समाहित कर सकें। नमन की प्रक्रिया को भी हम इसके अंदर जोड़ सकें। एक्चुअल मान हम निकालते नहीं, केवल एजम्पशंस कर लेते हैं कि इसमें नमन भी हो रहा है, कर्तन प्रतिबल भी पैदा हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी पैदा हो रहे हैं। तो केवल एक के आधार पर हम डिजाइनिंग न करें, वो डिजाइनिंग उपयुक्त नहीं रहेगी और ये इसके फेल होने की संभावना रहेगी। तो इस आधार पर हम डिजाइनिंग नहीं करते हैं, बल्कि टी मैक्सिमम के आधार पर हम डिजाइनिंग करते हैं। इसका मान प्रायः 1.25 से 1.3 गुना अधिक लिया जाता है, या 1.4 गुना तक ये अधिक हो सकता है। और ये मान अस्यूम केवल किया जाता है ताकि उत्पन्न जो या प्राप्त जो डी का मान अधिक से अधिक थोड़ा सा अधिक आ जाए, जिससे सेफ्टी बढ़ जाती है और इस शाफ्ट को चलते समय इसके टूटने की संभावना कम रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस मान का डिजाइनिंग में हम बार बार प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग करते समय हमें लिखना पड़ता है कि यहाँ पर टी मैक्सिमम का मान टी मीन से औसत टार्क से 30% अधिक लिया गया है, या 25% अधिक लिया गया है, या 32% अधिक लिया गया है, या 40% अधिक लिया है। ये एजम्पशंस रहता है और इस एजम्पशंस के आधार पर हम डिजाइनिंग करते हैं। और डिजाइनिंग का क्राइटेरिया चाहे टॉर्शनल रिजिडिटी का हो चाहे लेटरल रिजिडिटी का हो, दोनों में हम ये मान इतने से इतने गुना तक अधिक मान कर करके चलते हैं। आगे फिर हम डिजाइनिंग की प्रक्रिया और तरीके से पढ़ेंगे, शाफ्ट की एक्चुअल डिजाइनिंग कैसे की जाती है जिससे उपयुक्त व्यास हमें प्राप्त हो सके, ये अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।